जी वेलकम बैक जी। आप लोग के सवाल प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ, फिर उन पर डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जावेद इज हेयर। जी जावेद, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें जो रोल ऑफ सीबीए इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, इसको मैं ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ विलिंगनेस टू पे इन कंसर्निंग विद पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि अगर आप लेट से एक जो पॉलिटिकल, चूंकि हारमोनी नहीं है, मतलब डिफरेंट पार्टीज एग्जिस्ट और उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सोसाइटी में, तो उसमें अगर लेट से आप इस विलिंगनेस टू पे को एक्सरसाइज करने जाते हैं और इसमें रोल ऑफ सीबीए को आप इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि कोई पार्टी जो है वो ये चाह रही होगी कि वो मोटरवे को जो है वो उसके लिए विलिंगनेस टू पे का जो है कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट कर रही हो, दूसरी जो है कंट्रास्ट टू दैट वो कह रही हो कि नहीं जी, मैंने हेल्थ केयर सिस्टम को जो है वो मतलब विलिंगनेस टू पे का जो पैटर्न है उसको हमने उसके पैराए में जो है हमने उसको चेक करना है। और तीसरा जो है मे बी वो एजुकेशन सिस्टम पे कर रहा हो। तो फिर जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं फॉर नेशनल प्रोजेक्ट्स, तो उसमें फिर हाउ डू वी कम अक्रॉस द कंसेंसस ऑन बिल्डिंग अप द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द देखिए ना, ये अब कॉन्सेप्ट्स। ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी फंडामेंटल बात है। और इसी पे सोसाइटीज़ पिछले 300-400 साल में डिस्कशन करके किसी ना किसी पॉइंट पे पहुंची है ना, कि हम्म। मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन वो ये सारे फड्डों से गुजर के ना आज जहाँ पे पहुंचे हैं वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कि अगर कोई बंदा 51% वोट ले लेता है ना, तो बस फिर चुप करके उसको उसका टाइम गुजारने दो, और वो जो हम्म। कर रहा है उसको करने दो। और उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 5 साल बाद कि उसकी उसकी जो पॉलिसी की डायरेक्शन थी वो ठीक थी या नहीं थी। अब चूंकि हमारे तरफ तो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो गया, हमने तो वोटिंग प्रोसेस को ही डिस्टॉर्ट कर दिया ना। तो हम तो फिलहाल, मेरा ख्याल, अपना एग्जांपल तो हम कुछ समझ नहीं आएगी मैं अपनी एग्जांपल देने से। लेकिन ओवरऑल लेट्स अज्यूम कि जिस जगह पे इलेक्शन ठीक होते हैं, और एक्चुअली किसी हद तक लोगों, इलेक्शन का भी इन इटसेल्फ एक बड़ा सीरियस इशू है ना, कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट होना चाहिए, या 50% से ऊपर वोट लेने वाला बंदा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। क्योंकि फ़र्ज़ करें जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान का सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री, उसमें तो अगर 100 लोग खड़े हों और एक को एक एक दो दो 2%, एक को 2% वोट मिल जाए, बाकी 98 को 1-1% मिले, तो वो 2% वाला जीत जाएगा। तो वो 2% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 98 को नहीं कर रहा होगा। तो क्या उसको पॉलिसी इंटरवेंशंस करनी चाहिए कि नहीं? तो इलेक्शंस के इटसेल्फ बहुत सीरियस डायनामिक्स हैं इकोनॉमिक्स में। तो उसमें पड़े बगैर बड़ी बड़ी बात ये है कि अगर इलेक्शन सिस्टम ठीक चल रहा है और लोगों ने जिस सिस्टम से उनकी मर्जी है किसी एक बंदे को ऊपर ले आए हैं, तो फिर उसकी पॉलिसी इंटरवेंशंस को प्रेफर होना चाहिए। उसको डिसाइड करना चाहिए कि किसकी स्टैंडिंग है या नहीं है, और विलिंगनेस टू पे फिर वही देखे। बट इस वक्त तक वेस्टर्न डेमोक्रेसी यहाँ पहुंची हुई है। उसके अपने इश्यूज होंगे बहरहाल, लेकिन वो लोग इस वक्त तक यहाँ पहुंचे हुए हैं। राइट सर। सर ये एक सवाल जी जी। था। इफ आई कैन रीड 2-3 लाइंस बेसिकली। जी सर इसमें लिखा है कि द असेसमेंट ऑफ वेदर अ पर्टिकुलर पॉलिसी वुड इंक्रीज efficiency depends on whether it offers potential Pareto improvement. That is, does the policy provide sufficient net gains so all losers can be compensated? ये तो वही होगी कैल्डर हिक्स वाली। आगे सर ये लिखता है कि potential Pareto efficiency is achieved only when all potential Pareto improvements have been exhausted. Now, this is not understood कि how all potential improvements have been exhausted, तो वो तो ऑलरेडी हो नहीं जाता है हमारा, क्या है इसका मतलब हमें समझ नहीं अच्छा, वो इस्माइल प्लीज आप म्यूट कर देंगे अपने आप को। है। जी इस्माइल आप साहब। काइंडली म्यूट कर देंगे अपने आप को। अच्छा जी। अ, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, ये बड़ा सिंपल सिंपल सी बात है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि मैं तस्वीर पे आ जाता हूँ। वो वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि फर्ज करें, फिलहाल हम कैल्डर हिक्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ परीटो की बात कर रहे हैं ना। तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि अ, आपको परीटो फ्रंटियर पे आप तब पहुंचेंगे
जब इम्प्रूवमेंट की सारी चीज़ें जो हो सकती थी हो गई हैं, एग्जॉस्ट हो गई हैं, अब मजीद नहीं हो सकती, तो आप परेटो फ्रंटियर पे पहुंच जाएंगे। बस इतनी सी बात कह रहा है। ठीक हो गया पर पॉइंट समझ आया आपको? दोबारा बोलिए, अब आप दोबारा जरा अपने वही सेंटेंस बोले ना, आपको फिर समझ आ जाएगी। sir. The assessment of whether a particular policy would increase efficiency depends on whether it offers a potential Pareto improvement. That is, does the policy provide sufficient net gains so that all losers could be compensated? जी। Potential Pareto efficiency is achieved only when all potential improvements have been exhausted. तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अब आप और मजीद इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एफिशिएंसी अचीव हो गई है। और अगर कोई नई आती है पॉलिसी, तो उसको सिर्फ एक टेस्ट दे दें कि वो आपसे आगे जा सकता है कि नहीं, जितना आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया। वो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि नेट सोशल बेनिफिट अब और नहीं आ सकता। इसका मतलब हम फ्रंटियर के पे पहुंच गए। और कोई नया आता है, कहता है मेरी पॉलिसी आपसे ज़्यादा अच्छी है, तो उसको उसका सिर्फ एक टेस्ट रख लें कि वो जितना आपने फ़र्ज़ करें 100 की सोशल बेनिफिट ऐड किया था, वो 101 ऐड कर दे, तो वो कर लें फिर। लेकिन वो कह रहा है 101 हो ही नहीं सकेगा। ठीक है सर। दूसरा ये जो स्टिकोस्टी वाला था, जी कि वो कहता है कि एक परेटो एफिशिएंसी पे आप पहुंच गए और उसके बाद आप वापस भी जा सकते हैं। जी जी। ये a move back from point A to B is potentially Pareto preferred, but a move back to a point A is also potentially यानी इसका मतलब ये कि अगर हम किसी एक Pareto efficient पे पहुंच चुके हैं, लेट से 70% पे पहुंच चुके हैं, तो वो ये कह रहा है कि हम हमें इसको रिस्ट्रिक्ट 70 से 80 पे नहीं करना चाहिए, 70 से 60 पे भी आने की इजाजत देनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज कहना नहीं चाह नहीं नहीं, ये थोड़ी और बात कर रहा है। मैं ना, लेट मी ग्रैब वाइट स्क्रीन में आपको उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैं ये मार्कर ले लूँ। अच्छा जी। तो वो ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें ये आपकी अ, एक सिचुएशन है, ये आपका पोटेंशियल फ्रंटियर है। इस वक्त आप यहाँ पे खड़े हैं और ये स्टेटस को पॉइंट है। ठीक है जी। वो आपको ये कह रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये भी इम्प्रूवमेंट है। अ, ये पॉइंट बी है, ये भी इम्प्रूवमेंट है। अब इन इम्प्रूवमेंट्स के ना अपने अपने कह लें कि प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया कह लें, या क्या कह लें कि किस जगह पे जा सकते हैं ना, वो बनते हैं। तो मैं देखते, एक मिनट, मैं यहाँ से एक और टूल ले लूँ, वहाँ से मेरे लिए आसान होगा। ओके। तो सॉरी, ये जो ग्रीन वाला है ना, इसका एक पॉसिबल इम्प्रूवमेंट एरिया सा बनेगा, वो कुछ इस शक्ल के होगा। ये ऐसे करके, ऐसे ना। तो इसमें पॉसिबल पॉइंट्स अब ये हैं, जो ये दो ही पॉसिबल पॉइंट हैं जहाँ पे ये आपके पोटेंशियल फ्रंटियर को टच कर रहा है। इसी तरह ये जो येलो वाला है, इसका अपना एक इसी तरह का पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स बनेंगी, जो कि जिसके भी दो पॉइंट्स हैं। तो अगर इन दोनों के एरियाज इन दोनों की ये लाइनें आपस में ओवरलैप हो रही हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि ये इन पॉइंट्स में आप टू एंड फ्रो कर सकते हैं, इनके जो चार पॉइंट्स हैं। यानी ये प्रूव कर सकता है कि मैं येलो से बेहतर हूँ, और येलो वापस इसको कंपनसेट करके प्रूव कर सकता है। यानी येलो इस पॉइंट पे आके कह सकता है कि ये इन दो ग्रीन से बेहतर है, और ग्रीन इस पे आके कह सकता है कि ये दो येलो से बेहतर है। अब ये मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ ना, ये खाली टॉपिकली समझा रहा हूँ। ये हर जगह पे ट्रू नहीं होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि बहुत कम केसेस में, फर्म डायनामिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, फर्म इकोनॉमिक्स में ज़ीरो के बराबर है। जहाँ पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आती हैं ना, वहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि दो चीज़ें एक दूसरे को अपेरेंटली इम्प्रूव कर रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो इम्प्रूव नहीं कर रही होती। तो अब मैं आपसे एक पेपर शेयर करता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये ज़रा थियोरेटिकली इंटेंसिव टॉपिक है स्टिकॉव्स की, लेकिन जितनी चीज़ आप लोगों को समझ आनी है वो जो है मैंने आप लोगों को बता दी है।
सर जी अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। अ, सर आपने उसको वो कर दिया सर, उसी जो आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक ग्राफ सा बनाया हुआ था। जी सर जी। उसी ग्राफ को हम रेफरेंस में रख के अगर सर एक छोटी सी एग्जांपल आप दे देते सर क्वालिटी के ऊपर ही, तो वो सर मैं हमें एक वो थोड़ा सा बेहतर आई थिंक वो एक्सप्लेन हो जाता। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो ये इकोनॉमिक थ्योरी जितनी भी होती है ना, ये समझाई जाती है इंडिविजुअल एग्जांपल से, लेकिन अप्लाई होती है मार्केट पे जिसके अंदर लाखों करोड़ों इंडिविजुअल्स होते हैं। तो फर्ज करें मैं आपको एक कोई एक ऐसी एग्जांपल दे भी देता हूँ ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चप्पलों की बात की थी कि 300 रुपए की भी चप्पल होती है और 3,000 की भी और 30,000 की भी एंड सो ऑन ना। और जो गरीब बंदा होता है उसको कुछ और चीज़ इंप्रूवमेंट लग रही होती है, अमीर को कुछ और इंप्रूवमेंट लग रही होती है। अमीर गरीब को पैसे के सेंस में कंपनसेट कर सकता है, गरीब अमीर को सिक्योरिटी के सेंस में कंपनसेट कर सकता है। तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी, लेकिन ये एग्जांपल इकोनॉमी पे लगती नहीं है, यानी एग्रीगेट लेवल पे लगती नहीं है। तो इसको अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को थियोरेटिकली ही मैथमेटिकली कैलकुलेट करके समझना पड़ता है। जो मैंने आपको ग्राफ सा बना के बताया ना, इनको अगर आपने थियोरेटिकली समझना है तो वैसे ही समझ आएगी, वरना आपको अगर तो ये मैंने चप्पलों की एग्जांपल दे के आपके जज्बात को कहीं टच कर दिया है ना, तो फिर तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लली मैंने नहीं किया तो आपको एग्जांपल से समझ नहीं आएगी। सर बिल्कुल, वो जो दो एग्जांपल्स थी एक्चुअली उन्हीं एग्जांपल्स की ही वजह से सर बेसिक कंफ्यूजन ये है कि जिसमें आपने सर ग्रीन और ऑरेंज का बताया कि एक पॉइंट पे आके वो पीछे वाले पॉइंट्स को जो है ना सर काउंटर कर रहा है, जी। मींस कि दोनों चीजें कहीं ना कहीं सर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो रिलेट कर रही हैं एक दूसरे को। बट सर अगर आप उसमें आप देखें फाइनेंशियल ब्रैकेट्स में, जिस तरह सर आपने चप्पलों की एग्जांपल दी या आपने रोड्स की एग्जांपल दी कि एक अमीर के लिए प्रेफरेंस है रोड, एक गरीब के लिए मे भी हॉस्पिटल, एक फ्री हॉस्पिटल की जो है ना फैसिलिटी वो ज्यादा वेटेज रखती है। हम्म। तो सर यहाँ ये गैप जो है ना एक दूसरे से रिलेट करता नहीं है। कोई ऐसी सर काइंडली एग्जांपल है जो हम उसको कहें कि मे बी शायद जो है ना वो किसी एंड के ऊपर जाके ये को रिलेट एक दूसरे को कर रहे हैं। हाँ। ओके। मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं आपसे एक दो यूट्यूब्स की वीडियोस भी शेयर कर लेता हूँ, आप उनको भी देख लें। ये आपको समझ थियोरेटिकली समझने से ही आएगी। ये आपको मतलब मैंने जो आपको एग्जांपल दी ना, मुझे तो उससे बहुत अच्छी समझ आ रही है क्योंकि मेरे जज्बात उससे टच हो गए हैं। लेकिन आपके प्रॉब्लम नहीं हुए। तो मैं आपसे कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी ग्रुप पे शेयर करता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ये इकोनॉमिक थ्योरी जो है ना, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि ये इंटुइटिव नहीं होती है। ये ऐसा नहीं होता कि सेब से केला अच्छा है और केला से खुबानी अच्छा है, यानी बताने से बात समझ नहीं आती है जब तक बहुत सी चीज़ों को इन्वर्स में देखना पड़ता है। जैसे आज के सेशन में आप देखें ना, डिमांड कर्व समझ ही नहीं आता जब तक आप उसको इन्वर्स में नहीं देखते। तो तो एग्जाम्पल देते हुए दिमाग को भी समा उल्टा करना पड़ता है एग्जाम्पल्स को समझते हुए। तो आसान, फिर आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स की जितनी भी बुक्स होती हैं ना, आप ये आप अपनी किताब को उठा के देख लें, नो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कोई एक सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं है पहले 3 चैप्टर्स में। लेकिन तस्वीरें और मैथ्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सम हाउ इकोनॉमिक थ्योरी हैज़ कम टू दिस कंक्लूजन के एग्जाम्पल दे के आप बात नहीं समझा सकेंगे, इनको मैथमेटिकली और फिगरेटिवली समझाएं। राइट सर। सर इसमें जिस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सर हम्म। ज्यादातर मीन जिस तरह सर आपने मोटर सॉरी सर, आपने एग्जांपल दी जीटी रोड की सर। जी यानी जीटी रोड का सर एक प्रोजेक्ट किसी एंड के ऊपर सीबीआई एनालिसिस हुआ, उसमें सर ये चीज हुई कि रोड की रिकंस्ट्रक्शन या उसके हालात सर बेहतर करने की जरूरत है। जी। बट लेटर ऑन सर वो ये हुआ कि ये एक फैक्टर हमने या जो भी पॉलिसी बना रहा था उन्होंने शायद नेग्लेक्ट कर दिया, या वो इतना पोटेंशियल नहीं थी उसमें। तो हम्म। सर इज इट पॉसिबल कि हम किसी भी एंड के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो फर्दर लेटर स्टेजेस में वो बताए कि वो दैट प्रोजेक्ट वाज अ फेलियर, यानी वो आप इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा, फेलियर भी नहीं और इनिशिएट नहीं करना चाहिए था नहीं, ये इन दोनों में से ना कोई भी रिजल्ट इकोनॉमिक्स में नहीं निकाला जाता। एक पोस्ट एक्स एक्स एंटे और पोस्ट एनालिसिस किए जाते हैं, एक्स एंटे शुरू में किया जाता है, पोस्ट बाद में किया जाता है। लेकिन आप उससे सिर्फ लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो उस वक्त की सिचुएशन ना कुछ और होती है। अब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, जब ये जीटी रोड बनी थी ना, वहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे थे, छोटी छोटी मशरूम ग्रोथ हो रही थी फैसलाबाद में, लाहौर के आगे पीछे, शेखुपुरा के आगे पीछे। और इशू ये था कि रॉ मटेरियल मूव करते हुए डेज लग जाते थे।
और ट्रकों की लाइन और ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों की लाइनें लगी होती थी। तो वहाँ पे उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए ज़रूरत थी कि ऐसी रोड बनाई जाए जिस पे तेज़ गाड़ियाँ चल सकें। उससे वो प्रॉब्लम एड्रेस हो गया, लेकिन नया प्रॉब्लम आ गया। तो आप किसी तरह भी ना ये नहीं कह सकते कि वो फेलियर था, उसके अपने गोल तो उसने अचीव कर लिए थे। आप ये कह सकते हैं कि उसने कुछ फैक्टर्स नहीं कंसिडर किए थे, जो कि प्रॉब्लली शायद राइट सर। कर भी नहीं सकते थे वो उस वक्त, वो सामने आए ही नहीं थे। और कोई सवाल जी, एनीबडी? ठीक है जी, थैंक यू एवरीबडी। इंशाल्लाह आप वो आज आज वाला आप देखें। और मैं एक आप लोगों के ना प्रोजेक्ट्स की अब एक असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, आज कल परसों में कर दूंगा, जिसमें सिर्फ आपने अपने लिए एक सीबीए करने के लिए प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाउंड्रीज वगैरह क्लियरली बता दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली सवाल होंगे आपके जहन में। तो उसका उसके लिए फिर क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट वीकेंड है ना, उस पे हम नई क्लास नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीकेंड का क्यूए सेशन, टोटली क्यूए सेशन तो ऑब्वियसली इन वीडियोस के बारे में होगा जो ऑलरेडी चढ़ गई हैं, चैप्टर 3 की 2-3 वीडियोस हैं। लेकिन उसमें जो फिर अगला, यानी कि अगली वीडियो नहीं आएगी, और वो टाइम हम इस्तेमाल करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने में। जो जो इंडिविजुअली करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लें, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा कि उनका प्रोजेक्ट थ्रैश हो जाएगा, बाकी लोग भी उस पर कमेंट्स दे देंगे, मैं भी दे दूंगा। जो नहीं करना चाहते, इसका मतलब है उनको फिर असाइनमेंट समझ आएगी, आ गई होगी, और होपफुली वो ठीक कर लेंगे। तो लुक आउट फॉर द फर्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू जी। सर एक्सक्यूज मी सर। सर थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, कमरान। अच्छा सर, अभी जिस तरह मेरे जहन में दो प्रोजेक्ट्स हैं। जी एक तो जैसे आपने एग्जैक्टली ये अभी जहां पे अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चले थे, वो कनाडा के एक शहर की हाईवे की, जी जिसके अंदर उनका प्रोविंशियल व्यू पॉइंट भी था, नेशनल भी था। तो जी इसी तरह मतलब मंगी डैम का वाटर डैम है, ये जो डैम बनाया वाटर सप्लाई कोयटा के लिए, जी उसके अंदर 50-50% उनकी कंट्रीब्यूशन थी। और एक है जो बीओटी के ऊपर हमने एक कोई 8 मेगावाट का अ, जो वो लगवाया है, सोलर प्लांट लगाया है। तो इन ठीक। दोनों में से अगर वो अगली दफा हम वो आप फ्रंटियर हमें क्लियर कर दें, तो अगली दफा सर थोड़ा टाइम देंगे तो हम अपने अपने प्रोजेक्ट आपसे वेट करवा लें कि हमें इसके इसके ऊपर बैठता कौन सा है, ताकि हम सीबीए हाँ को जी, प्योर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर वो सकें सर। पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में मकसद ही यही है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं ना, 2 चैप्टर्स में, तीसरा आज से शुरू हो गया। तो द आइडिया ऑफ डूइंग अ प्रोजेक्ट इज दैट यू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट यू हैव लर्नड इन द कोर्स। तो आगे फिर उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स आते रहेंगे, और आप कुछ ना कुछ उसका जवाब जमा कराते रहेंगे। तो प्रोजेक्ट का स्कोप इतना होना चाहिए कि आप वो सारे जवाब जमा करा सकें। जैसे जो आपका, आपने जो 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें पहले वाला तो ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, ये सब कोई कवर कर लेगा। लेकिन जो दूसरा है सोलर पावर, और सिर्फ इसमें बीओटी पार्ट है, तो फिर ऑब्वियसली उधर थोड़ी सी लिमिटेशन आनी शुरू हो जाएगी, वो भी किसी हद तक कर लेगा। लेकिन एक और स्टूडेंट था, वो ये कह रहे थे कि वो सिंगल इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर में भी 15-20 मेगावाट, मुझे नहीं पता उनके जहन में एग्जैक्टली कितना है, उसकी कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, यानी प्रॉब्ली फ्रॉम एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड परस्पेक्टिव देख सकते हैं, देखना चाहते हैं। उसकी उसकी फिर ऑब्वियसली स्कोप और कम हो जाएगा, और बहुत से सवालों के वो जवाब दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि कंपैरिजन के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बाउंड्रीज उसकी देता रहूँगा, और आप फिर दे दूंगा साथ। और फिर आप इंशाल्लाह अगले हफ्ते या साथ साथ आप लोग डिस्कस करना चाहें तो वॉइस नोट्स के थ्रू मेरे साथ डिस्कस कर लें, जिस तरह भी आप चाहते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि क्लास में ही करें, इसी सेशन में, ताकि बाकी लोग भी उससे सीख सकें। वेरी काइंड ऑफ यू सर। और इसके बाद सर फिर कोई नेक्स्ट मिड टर्म से पहले सर एक थोड़ा सा, जो आपने अभी चूंकि एक अच्छी डोज हो गई है और तीसरा भी जब चैप्टर आ जाता है तो इट इज सफिशिएंट, तो फिर इसके जो आपने भी मिड टर्म एग्जाम भी लेना है, तो इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा जी टाइम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देंगे। विल स्टॉप एट चैप्टर 3। काफ़ी अभी तो ये आज वाला तो कुछ भी नहीं है, बट चैप्टर 3 आप पढ़ेंगे तो आप लोग बिल्कुल ही कहेंगे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो विल स्टॉप देयर, और उसी से मिड टर्म होगा, और मैं आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह गाइड कर दूंगा इम्तिहान के कंटेंट के बारे में। वेरी काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, अल्लाह हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह सर हाफिज सर। सॉरी, थैंक यू सर। जी जी असाइनमेंट से ही
रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर। एक ओपरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सर एक रिसर्च पेपर था, जिसमें सर वो सारा उसकी कॉस्ट का ही है कि सर, के पहले उसका कॉस्ट जो है ना यहाँ तक था, फिर लेटर ऑन कुछ हर्डल्स की वजह से पॉलिटिकल, तो वो बढ़ता रहा। तो हम सर उस इस तरह के रेफरेंस सर दे सकते हैं, या इसी हाँ से बिल्कुल रिलेटेड कोई बिल्कुल, चीज सर हम। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोई बनी बनाई चीज़ मिल जाए ना, तो उसको एज बेंचमार्क इस्तेमाल करें। यानी ऑब्वियसली उसको ना अपना प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई अपने पास बनाए और उसके स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें। एन मुमकिन है कि आपको डेटा ना मिले पाकिस्तान में, लेकिन एटलीस्ट उस बेंचमार्क को लेके ज़रूर चलें, और जहाँ जहाँ मिलता जाएगा डेटा वो डालते जाएं। तो ये आप वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएंगे बाकियों से। तो बेंचमार्क मिलता है तो ज़रूर यूज़ करें उसको। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी एवरीबॉडी, खुदा हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज जी सर।